अमेरिका और रशिया के दरमियान 1955 से ही स्पेस रेस शुरू हो चुकी थी, जिसमें 1969 में अमेरिका ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। यानी अमेरिका पहला ऐसा कंट्री बना जिसने ह्यूमंस को मून पर सक्सेसफुली लैंड करवाया। लेकिन अगर हम बात करें कि स्पेस में सबसे पहले जाने की, तो वो काम रशिया ने 1957 में कर लिया था, जब उसने अपना स्पुतनिक मिशन कंप्लीट किया था। इन दोनों कंट्रीज की स्पेस रेस को दूर से देखते हुए इंडिया में मौजूद विक्रम साराभाई बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रहे थे। इंप्रेस कम बल्कि मोटिवेट ज्यादा हो रहे थे, क्योंकि विक्रम साराभाई इंडिया के टॉप फिजिस्ट और एस्ट्रोनॉमर थे और वो चाहते थे कि इंडिया के पास भी अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। और 1962 तक साराभाई ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को भी इस बात पर कन्विंस कर लिया था। वैसे प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने पहले तो साराभाई को ये बोला कि अभी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ठीक नहीं है कि वो फंड्स दे सके, लेकिन साराभाई ने उनको जवाब में बोला कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है और मैं इसीलिए चाहता हूं कि आप स्पेस प्रोग्राम के लिए फंड्स दें, क्योंकि सिर्फ इसी से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और मेरी एक रिसेंट वीडियो में मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया था कि नेहरू एक फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग रखने वाले इंसान थे, इसलिए उन्होंने साराभाई को ग्रीन सिग्नल दे दिया। 1962 में स्पेस प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया गया, जिसे सबसे पहले इनकोस्पार का नाम दिया गया, यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसको न्यूक्लियर एनर्जी डिपार्टमेंट के अंडर काम करना था और साराभाई को इस डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दिया गया। यही वजह है कि विक्रम साराभाई को इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फोरफादर भी बोला जाता है। स्पेस प्रोग्राम के लिए जिस लोकेशन को साराभाई ने सिलेक्ट किया, वहां एक सेंट मेगाडीन नाम का चर्च हुआ करता था। उसी जगह स्पेस स्टेशन बनाने का मकसद यह था कि वो जगह अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर के बहुत ज्यादा पास ही। स्टार्टिंग में इनकोस्पार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस बात को बहाना नहीं बनाया, बल्कि मेहनत और लगन से काम किया। और उन दिनों स्पेस प्रोग्राम के लिए जितने इक्विपमेंट्स और रॉकेट के पार्ट्स यूज किए जाते थे, उनको लिटरली बाइसाइकिल और बुल कार्ट्स के थ्रू स्पेस स्टेशन तक लेके जाया करते थे। 1963 में उनको इसी मेहनत का फल भी मिला, जब इनकोस्पार ने पहला स्पेस प्रोग्राम सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया। ये एक साउंडिंग रॉकेट था जिसको नासा से लिया गया था, लेकिन इसी लॉन्च के कुछ साल बाद इंडिया ने खुद एक साउंडिंग रॉकेट बनाया जिसका नाम रोहिणी 75 था और 20 नवंबर 1967 को उसे भी सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। 1969 में इनकोस्पार को एक नया नाम मिला, जिसे अब इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और इसी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी डॉक्टर साराभाई को ही बनाया गया। 1975 में इसरो ने पहली सैटेलाइट बनाई जिसका नाम आर्यभट्टा था, लेकिन इस सैटेलाइट को सोवियत स्पेस एजेंसी के जरिए लॉन्च किया गया था, क्योंकि तब तक इंडिया के पास अपनी स्पेस व्हीकल नहीं थी जो किसी बड़ी सैटेलाइट को स्पेस में भेज सके। लेकिन ठीक 5 साल बाद इसरो ने खुद की स्पेस व्हीकल भी बनाई, जिसे SLV-3 का नाम दिया गया, और फिर उस पर RS-1 सैटेलाइट को भी सक्सेसफुली लॉन्च किया। उसके बाद फिर इसरो ने और भी स्पेस व्हीकल्स बनाई, जिनकी हेल्प से 2000 तक इसरो ने 22 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, जिसमें जर्मनी, जापान, इसराइल की सैटेलाइट्स भी थी। 2022 तक इसरो ने 424 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, और इन कंट्रीज की लिस्ट में सबसे टॉप पर अमेरिका का नाम है, जिसकी 231 सैटेलाइट्स को इसरो ने ही लॉन्च किया, जबकि अमेरिका के पास दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसी नासा मौजूद है। और अगर हम वर्ल्ड टॉप 10 स्पेस एजेंसीज को देखें तो उसमें सेकंड नंबर पर इसरो का नाम ही नजर आएगा। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इसरो का नंबर 1 भी हो सकता था अगर इसका बजट नासा जितना होता। इसकी डिटेल में आपको आगे चलकर बताता हूँ। ये बात तो हुई इंटरनेशनल स्पेस प्रोग्राम की। अगर हम इंडियन स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो आजकल चंद्रयान 3 की बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है, और इस हाइप को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया। इस मिशन का मेन टारगेट यह था कि चंद्रयान 1 का स्पेसक्राफ्ट मून के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर रहकर उसके अराउंड एक चक्कर लगाएगा और उसकी एक मैपिंग करेगा, जिसमें पता चलेगा कि मून पे किस किस्म के केमिकल्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। और बिल्कुल अर्थ के जियोलॉजिकल मैप की तरह मून का भी 3D मैप बनाया जाना था, और ये मिशन इस काम में बिल्कुल सक्सेसफुल भी रहा। इसने कामयाबी से 75 डेज तक मून के ऑर्बिट में चक्कर लगाए, मून की मिनरोलॉजी और हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रल डाटा को कलेक्ट भी किया, जिसमें एक्सरे कैमरा की मदद से मून पर मौजूद एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन का पता लगाया गया। इस स्पेसक्राफ्ट में 40,000 इमेजेस थी जो इसरो को ट्रांसमिट भी की गई, जिनको देखकर ये आइडिया लगाया गया कि मून के साउथ पोल और नॉर्थ पोल में जो मून कार्टर्स हैं उनमें पानी आइस की फॉर्म में मौजूद है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर -410 डिग्री तक हो जाता है। जब से मून डेवलप हुआ है तब से ही यहाँ कुछ एरियाज में सनलाइट कभी नहीं पहुंची, तो यहाँ मौजूद पानी कभी अवेपोरेट ही नहीं हुआ, बल्कि टेम्परेचर माइनस होने की वजह से वो बर्फ बन चुका है। मून पर वाटर डिस्कवर करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इससे फ्यूचर मून मिशंस में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि अगर फ्यूचर में मून पर कोई स्पेस स्टेशन बनाया जाता है तो वहां मौजूद एस्ट्रोनॉट्स के लिए पानी की मुश्किलात काफी ज्यादा हल हो जाएंगी। इनफैक्ट उस जगह फार्मिंग करना भी आसान होगा, जिससे एस्ट्रोनॉट्स के लिए लॉन्ग टर्म फूड की परेशानी भी खत्म हो जाएगी और मून पर रहते हुए बहुत से एक्सपेरिमेंट्स वो लोग कर सकेंगे। लेकिन अभी तक पानी को सिर्फ पिक्चर्स में देखा गया। इस बात की कंफर्मेशन के लिए एक और मिशन की जरूरत पड़ी, जिसमें मून पर लैंड करके वहां मौजूद आइस को वेरीफाई किया जाना था कि वो पानी ह्यूमंस के लिए यूजेबल है या नहीं, और अगर नहीं तो उसे किस तरीके से यूजेबल बनाया
बनाया जा सकता है, जिसके लिए चंद्रयान 2 का मिशन प्लान किया गया। 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, जो कि 20 अगस्त तक मून के ऑर्बिट तक पहुंच भी गया। इस स्पेसक्राफ्ट के 3 पार्ट्स थे, ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। इस मिशन में ऑर्बिटर तक तो ये सक्सेसफुल रहा, लेकिन जब लैंडर ने लूनर सरफेस पर लैंड करना चाहा तो वो इसमें नाकाम रहा। अगर हम मार्स पर लैंड करने की बात करें तो वहां एक एटमॉस्फेयर मौजूद है, जिसमें से गुजरते हुए एक फ्रिक्शन पैदा होती है, जो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को स्लो करती है, और इसे मजीद स्लो करने के लिए पैराशूट का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मून पर लैंड करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। रिसेंट रिसर्च से पता चला कि मून पर भी एक एटमॉस्फेयर लेयर मौजूद है, लेकिन वो बहुत ही थिन है, जिसमें हीलियम, एर्गन, सोडियम और पोटाशियम के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये एटमॉस्फेयर लेयर इतनी थिन है कि स्पेसक्राफ्ट को लैंडिंग के दौरान फ्रिक्शन मिलना बहुत इंपॉसिबल है। इस पर लैंड करने के लिए लैंडर में मौजूद थ्रस्टर को ही सारा काम करना होगा, और अगर थ्रस्टर ने बहुत ज्यादा पावर यूज की तो मून पर मौजूद सॉइल पार्टिकल्स उस स्पेसक्राफ्ट के सेंसर्स को खराब कर सकते हैं। स्पेस मिशन में एक छोटी सी भी गलती पूरे मिशन को बर्बाद कर देती है। चंद्रयान 2 के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। चंद्रयान 2 का लैंडर, जिसे विक्रम का नाम दिया गया, वो लूनर सरफेस से कुछ ही दूर था कि एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से इसरो ने उस लैंडर का कंट्रोल खो दिया, जो बहुत स्पीड से मून पर लैंड कर रहा था, जिसकी वजह से वो जैसे ही मून से टकराया वो तबाह हो गया। यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि इस मिशन में यूज होने वाला लैंडर पहले रशियन स्पेस एजेंसी से ही बनवाया जाना था, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट को बार बार डिले कर रहे थे, तो इसरो ने सोचा कि लैंडर को भी हम खुद ही बनाएंगे। वेल मे बी अगर रशियन स्पेस एजेंसी ये लैंडर बनाती तो ऐसा डिजास्टर ना देखने को मिलता, लेकिन डिफिकल्टीज में ही इंसान को सीखने का मौका मिलता है, और यही मौका इसरो ने इस्तेमाल किया और अपनी रीसेंट गलतियों को ट्रेस आउट करते हुए चंद्रयान 3 की तैयारी शुरू कर दी। चंद्रयान 3 में बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए, जिनमें सबसे पहला चेंज इस मिशन के पेलोड में किया गया। 2019 मिशन में एक कॉम्प्लेक्स पेलोड था, जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर मौजूद थे, लेकिन 2023 में ऑर्बिटर को पेलोड में ऐड नहीं किया गया, क्योंकि 2019 वाला ऑर्बिटर अभी भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है और उसे आसानी से 2023 के लैंडर और रोवर के साथ लिंक किया जाएगा। इनफैक्ट इस बार जिस लॉन्च व्हीकल को यूज किया गया है वो पहले वाले लॉन्च व्हीकल से भी 30% ज्यादा हैवी पेलोड्स को स्पेस तक पहुंचाने की पावर रखता है। इस लॉन्च व्हीकल की सक्सेस का मतलब है कि दूसरी कंट्रीज भी अपने हैवी सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए अब इसरो को ही कॉन्ट्रैक्ट्स देंगी, और हम पहले ही देख चुके हैं कि इसरो ने ऑलरेडी बहुत से इंटरनेशनल स्पेस प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है। चंद्रयान 1 में सिर्फ एक लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा मौजूद था, लेकिन अब ऐसे 2 कैमरा इस लैंडर में लगाए गए हैं, जिससे वो खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं कि जहां वो लैंड करने वाला है वो जगह स्वीट स्पॉट है या नहीं। इवन इसरो ने पहले से एक स्वीट स्पॉट को मार्क कर लिया है, जो ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर बड़ा है, जबकि चंद्रयान 2 में जो लैंड स्पॉट सेलेक्ट किया गया वो सिर्फ 500 मीटर स्क्वायर था, और लैंडर की स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो इस सिलेक्टेड स्पॉट में ऑलमोस्ट 700 मीटर दूर जाकर क्रैश हुआ। मोर ओवर इस बार लैंडर की लेग्स को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। अगर विक्रम लैंडर 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी लैंड करता है तो तब भी सेफ ही लैंड करेगा, और लैंडर में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी फिट किए गए हैं जिनसे अर्थ पर रहते हुए भी मून को डीपली स्टडी किया जा सकता है। इस इंस्ट्रूमेंट को शेप बोला जाता है, यानी स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। इससे अर्थ के डाटा को रीड किया जाएगा और उसी डाटा को यूज करके सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे प्लैनेट्स को भी चेक किया जाएगा कि वो अर्थ की तरह ह्यूमंस के लिए लिवेबल हैं या नहीं। जबकि लैंडर एक बार सक्सेसफुल लैंड कर लेगा तो उसमें एक रोवर निकलेगा जो मून के सरफेस पर रोव करते हुए मून के सॉइल पार्टिकल्स को कलेक्ट करेगा, ताकि पता लगाया जा सके कि मून की सॉइल में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, और ये काम रोवर में मौजूद लिब्स और एपेक्स से लिया जाएगा। एंड नाउ फ्रेंड्स, आई एम ग्लैड टू शेयर कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंड कर चुका है, जिसे इसरो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिलियंस ऑफ पीपल ने लाइव भी देखा। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। सिर्फ YouTube चैनल ही नहीं बल्कि इंडिया के मल्टीप्लेक्स स्क्रीन पर भी इसे लाइव दिखाया गया। इसरो की अडोरेबल सक्सेस पर पूरी दुनिया ने उनको ग्रीटिंग्स के साथ कांग्रेचुलेट बोला है, एंड ऑफ कोर्स दे डिजर्व इट। अब इसरो के साथ फ्यूचर में दूसरी स्पेस एजेंसीज भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर कोलैबोरेट करेंगी, जो इंडिया की GDP पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आएगा। चंद्रयान 3 का रोवर भी एज एक्सपेक्टेड मून पर रोव कर रहा है और 14 डेज तक एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। जैसे ही 14 डेज कंप्लीट होंगे उसके बाद ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद यहाँ सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आती, जिसकी
जिसकी वजह से इक्विपमेंट का सोलर एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये मिशन हिस्टोरिकल रिजल्ट्स शो करेगा, जिस पर मैं एक वीडियो डिटेल में जरूर बनाऊंगा। तो अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वेल, अगर हम इस मिशन की टोटल कॉस्ट की बात करें तो इंडियन टाइम्स के आर्टिकल में बताया गया है कि चंद्रयान 2 की टोटल कॉस्ट 970 करोड़ थी और अब चंद्रयान 3 की टोटल कॉस्ट सिर्फ 615 करोड़ है। यानी इसरो किसी भी हाई बजट मूवी से कम पैसों में स्पेस मिशन लॉन्च कर रहा है। रिसेंटली इंडिया की एक फ्लॉप मूवी का बजट 700 करोड़ था, जिसको पूरे इंडिया ने क्रिटिसाइज किया। वेल, यही वजह थी कि अमेरिका ने नासा के होते हुए भी इसरो से अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करवाए, क्योंकि इसरो ये काम बहुत कम पैसों में कर देता है। अगर आपको याद हो कि जब अपोलो 11 का मिशन को कंप्लीट किया गया था तो अमेरिका में बहुत से क्रिटिक्स ने ये सवाल उठाया कि स्टेट में और भी बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं जिन पर इन्वेस्ट करने के बजाय गवर्नमेंट ने अपोलो 11 पर इतने ज्यादा पैसे क्यों खर्च किए। और अब कुछ लोग इंडिया में भी ऐसे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसरो के पास बहुत सारे काउंटर आंसर्स हैं। इसरो ने सबसे ज्यादा काम इंडियन फैसिलिटीज को बेहतर करने के लिए ही किया है। इसरो ने ऐसे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं जिनकी वजह से आज वो इंडिपेंडेंटली लाइव टीवी को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, उनको किसी और कंट्री की तरफ नहीं देखना पड़ता। और उन सैटेलाइट्स की वजह से आज इंडिया को आने वाले साइक्लोन्स का पहले से पता चल जाता है और वो पहले ही अपने सर्वाइवल के अरेंजमेंट्स भी कर पाते हैं। जहां एक तरफ नासा का एनुअल बजट $22 बिलियन है, वहां इसरो का बजट सिर्फ उसका 10% है, यानी ओनली $2 बिलियन। लेकिन अगर इसरो की अचीवमेंट्स को देखा जाए तो सिर्फ इतने पैसों में ये सब करना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, और इवन दो पूरी दुनिया के लिए। लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि पाकिस्तान ने इंडिया से भी पहले अपनी स्पेस एजेंसी को स्टैब्लिश कर लिया था। 16 सितंबर 1961 में स्पार्को यानी पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन को बनाया गया, जिसके चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल सलाम थे। ये एक थ्योरेटिकल फिजिक्स भी बने जिन्होंने 1979 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी अचीव किया। ये वो पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने साइंस में नोबेल प्राइज हासिल किया। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम किसी भी लिहाज से डॉक्टर विक्रम साराभाई से कम नहीं थे। 7 जून 1962 में स्पार्को ने पहला रॉकेट भी लॉन्च किया जिसका नाम रहबर 1 था। तो फिर ऐसी क्या वजह बनी कि पाकिस्तान का नाम स्पेस प्रोग्राम में ना होने के बराबर है और इंडिया आज टॉप स्पेस एजेंसीज की लिस्ट में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। वेल, इंडिया ने अपने साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के विजन को सीरियस लिया और उनकी डिमांड्स को फुलफिल करते रहे, जिसकी वजह से आज वो टॉप स्पेस एजेंसीज का हिस्सा है। लेकिन 1974 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो ने एक ऐसा बिल पास किया जिसमें अहमदी रिलीजन को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया, जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट में डॉक्टर अब्दुल सलाम हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ के चले गए। हो सकता है कि अगर डॉक्टर अब्दुल सलाम कभी पाकिस्तान छोड़कर ना जाते तो एटॉमिक पावर की तरह स्पेस रेस में भी पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे से मुकाबला कर रहे होते। लेट मी नो योर ओपिनियंस इन कमेंट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।